सबसे पहले खनिज की। खनिज किसको बोलते हैं? भूगोल में पढ़ते हो आप, सीधी सी परिभाषा होती है भूगोल में। जमीन से खोद कर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उसको खनिज बोलते हैं। ये परिभाषा पढ़ते हो शायद। या खानों से खोद कर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उसको खनिज, क्योंकि नाव खनिज है तो खोद करके जो पदार्थ निकाले जाते हैं उसको खनिज बोलते हैं। ये परिभाषा सामाजिक विज्ञान तक सीमित रहेगी, यहाँ पर यह परिभाषा नहीं होगी। तो विज्ञान में खनिज की परिभाषा क्या होती है? ये परिभाषा होगी। प्रकृति में सामान्यतः है, प्रकृति में सामान्यतः सभी जो धातुएं होती हैं वो संयुक्त अवस्था में यौगिकों के रूप में पाई जाती है। इन यौगिकों को खनिज बोला जाता है, क्योंकि जमीन से खोदकर जो भी पदार्थ निकालेंगे वो पदार्थ अकेले नहीं होंगे, इसमें कुछ न कुछ मिला हुआ होगा। इसलिए अपने यहाँ पर नाम दिया संयुक्त अवस्था में यौगिकों के रूप, जो एक या एक से ज्यादा तत्व होते हैं उसको अपन यौगिक बोलते हैं। परिभाषा थी पहले कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जो नया पदार्थ बनाते हैं उसको यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ पर धातु है वो अकेली नहीं, क्योंकि जमीन भी पाई जाती है, जब उसको खोद के निकालो इसके साथ अन्य कण भी या अन्य कोई धातु चिपकी होगी, इसलिए वो संयुक्त होती है। और चिपकी उसमें एक धातु पर एक और कोई पदार्थ चिपका हुआ है, इसका मतलब यौगिक हो गया। दो तत्व एक जगह तो यौगिक हो गया। तो ये परिभाषा होगी, प्रकृति में सामान्यतः सभी धातुएं संयुक्त अवस्था में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। इन यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये परिभाषा याद रखनी है। प्रकृति में सामान्यतः सभी धातुएं संयुक्त अवस्था में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। इन यौगिकों को खनिज कहा जाता है। दूसरी जो परिभाषा आती है पाठ की आपकी, वो होगी अयस्क। अयस्क किसको बोलेंगे? वे खनिज, वे खनिज जिनसे धातुएं सुविधापूर्वक एवं कम खर्चे से प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे कहलाते हैं। किसको बोलेंगे अयस्क? सारे के सारे खनिजों को अयस्क नहीं बोलेंगे अपन। इस प्रकार के खनिज को अयस्क बोलेंगे अपन जिनसे धातुएं सुविधापूर्वक एवं कम खर्चे से। एक तो इस प्रकार के खनिज जिनसे धातु निकालने में अपन को सुविधा रहती है, एक खर्चा कम आता है। इस प्रकार के खनिजों को क्या बोला जाता है? अयस्क बोला जाता है। तो वे खनिज जिनसे धातुएं सुविधापूर्वक एवं कम खर्चे से प्राप्त की जा सकती हैं उसको बोलते हैं अपन अयस्क। ये अयस्क की परिभाषा लगानी है।
अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा छोटा सा, क्योंकि परिभाषा क्या ही है कि इस प्रकार के खनिज जिनसे धातु शुद्धता पूर्वक और कम खर्चे से प्राप्त की जाती हैं ऐसे कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा प्रश्न यह आएगा कि सारे के सारे सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रश्न देखो क्या है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, जबकि सभी खनिज सभी अयस्क सभी अयस्क खनिज नहीं होते, जबकि सभी खनिज सभी अयस्क खनिज होते हैं। देखा प्रश्न किस तरह का प्रश्न है, सभी अयस्क खनिज नहीं होते, सारे के सारे अयस्क खनिज नहीं होते, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर अयस्क है वो खनिज में पाया जाता है, जबकि सारे के सारे खनिज वो अयस्क नहीं होते हैं। कौन से खनिज अयस्क होते हैं? वो ही खनिज अयस्क होते हैं जिनसे धातु शुद्धता पूर्वक और कम खर्चे से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार के खनिजों को बोला जाता है अयस्क। तो अगला जो पॉइंट है 3 नंबर का वो होगा आपका अधात्री। अधात्री या गैंग बोलते हैं इसको। अधात्री या गैंग बोला जाता है इनको। क्या होता है अधात्री या गैंग? परिभाषा देखो, अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अवांछनीय अशुद्धियों को अधात्री या गैंग कहते हैं। क्या करके है? ऐसे ऊपर चूंकि खनिज और जमीन से खोद करके निकाला जाता है, इसका और तो मिट्टी तो इनके साथ कन्फर्म होगी चिपकी हुई। अरे कोई भी सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा, सारे के सारे जमीन से निकाले जाते हैं। और जमीन से निकाले तो कुछ न कुछ इनके साथ पक्का आएगा लग करके। तो उसमें जो अवांछनीय अशुद्धियां होती हैं, इन अवांछनीय अशुद्धियों को बोलते हैं अधात्री या गैंग। ना होता है विज्ञान इसका कि अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियों को अधात्री या गैंग बोला जाता है। ठीक है। अगली जो परिभाषा होगी आपकी वो होगी गाल्ले की। गाल्ले किसको बोलते हैं? नंबर से परिभाषा आ जाएगी गाल्ला, फिर इसके बाद धातुमल आ जाएगा। तो गाल्ले किसको बोलेंगे अपन? अयस्क में उपस्थित अगलनीय अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो गलनीय
इसमें उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो गलनीय पदार्थ मिलाए जाते हैं उसे गालक कहते हैं। गालक कहते हैं। यह गाली की परिभाषा होती है। क्या ऐसे में कुछ इस प्रकार की अशुद्धियां होती है, पर कुछ अशुद्धि जैसे मिट्टी लगी तो मिट्टी को तो अपन पानी में बांध करके साफ कर देंगे, कुछ लेकिन कुछ इस प्रकार की अशुद्धि होती तो अगलनीय होती, गलती नहीं है। इन अशुद्धि को दूर करने के लिए ऐसे में कुछ गलनीय पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। इन पदार्थों को अपन गालक बोलते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी ऐसे में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो गलनीय पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको गालक बोला जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होंगे। एक होगा अम्लीय गालक, अम्लीय गालक, और दूसरा होगा क्षारीय गालक। ये दो गालक होंगे। एक होता है अम्लीय गालक, एक होता है क्षारीय गालक। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है, बात यहाँ पर नियम ये होता है कि अगर ऐसे में अशुद्धि अम्लीय है, अगर ऐसे में अशुद्धि अम्ल के रूप में है तो इसको दूर करने के लिए तो अपन क्षारीय गालक मिलाते हैं, और अगर अशुद्धि क्षारीय है तो इसको दूर करने के लिए अपन इसमें गालक मिलाते हैं। कौन सा? अम्लीय, यानी विपरीत गालक मिलाएंगे। अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए क्षारीय गालक मिला जाता है, क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए अम्लीय गालक मिला जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि एक जगह बात पढ़ी होगी शायद कहीं पर आपने कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो अशुद्धि अगर अम्लीय है तो उसमें क्षारीय गालक मिलाएंगे, तो दोनों आपस में क्रिया करके उसको प्रभाव को कम कर देंगे। अगर क्षारीय है तो अशुद्धि अम्लीय को गालक अम्लीय मिलाएंगे, जिसके कारण उसके प्रभाव को कम कर देगा। तो यहाँ पर प्रश्न याद रखना ये पड़ेगा आपको कि अगर किसी अयस्क में अम्लीय अशुद्धि पाई जाती है तो उसको अम्लीय गालक पाया जाता है, तो इसको दूर करने के लिए कौन सा गालक मिलाया जाता है? क्षारीय गालक मिलाएंगे। क्षारीय है तो अम्लीय गालक मिला देंगे। धातुमल, धातुमल या कहीं का नाम लिखा होगा कीट, बट्टी की आएगी। धातुमल या नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको कीट। इसका मतलब क्या होता है? देखो परिभाषा पहले, गालक ऐसे में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के साथ मिलकर जो गलनीय यौगिक बनाता है उसे धातुमल कहते हैं। ये परिभाषा होगी इसकी। कौन सी? अभी बात है कि गालक मिलाया जाता है अगले से दूर करने के लिए, तो क्या होता है? गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के साथ मिलकर जो गलनीय यौगिक बनाता है उसे धातुमल के नाम से जाना जाता है। अब यह बात है कि अम्लीय
अशुद्धियों दूर करने के लिए अम्लीय अशुद्धियों दूर करने के लिए सारे गालक मिलाते हैं, सारे अशुद्धियों दूर करने के लिए अम्लीय गालक मिलाते हैं। तो जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उस अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए इसमें गालक मिलाया जाता है, और वो गालक है वो अगलनीय अशुद्धि के साथ मिलकर एक गलनीय यौगिक बनाता है, उसी यौगिक का नाम होता है धातु मल। तो या तो ये परिभाषा याद रखनी पड़ेगी कि गालक है इसमें उपस्थित अगलनीय अशुद्धि के साथ मिलकर जो गलनीय यौगिक बनाता है उसे धातु मल कहा जाता है। या तो ये परिभाषा याद रखो या फिर ये याद रखो एक लाइन। या ये याद रखो, या तो ऊपर वाली परिभाषा या फिर ये कि गालक प्लस अगलनीय अशुद्धियां बराबर बोलेंगे हम क्या, धातु मल। तो ये लाइन और ये दोनों लाइन एक ही, या तो ये दो लाइन याद रखनी पड़ेगी या फिर ये सीधा याद रखो गालक प्लस अगलनीय अशुद्धियां बराबर धातु मल बोल देंगे। तो ये गालक और ये अगलनीय अशुद्धियां दोनों मिलकर के जो पदार्थ बनेंगे इसको अपन बोल देंगे क्या, धातु मल बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद में धातु मल के बाद में बात आती है आगे एनोड पंख, या इसको बोलते हैं एनोड किच, दो नाम होते हैं। ये जो शब्द नहीं है सब सारे शब्द आगे आएंगे जब अपन धातु का शुद्धिकरण करेंगे तब आएंगे ये शब्द, इसलिए बता रहा हूं पहले ये नाम भी आएगा एनोड पंख भी, गालक का नाम भी आएगा, धातु मल का नाम भी आएगा, अधात्री का भी आएगा। ये सारे के जो शब्द है सारे शब्द आगे आएंगे पार्ट में, तो धातु का शुद्धिकरण होगा तब आएंगे प्रश्न सारे। इन्हें पता रहना चाहिए पहले से कि ये धातु मल का नाम आ गया तो हमको पता होना चाहिए पहले कि धातु मल क्या होता है। एनोड पंख का नाम आ गया तो हमको पता होना चाहिए पहले से एनोड पंख क्या है। गालक शब्द आए तो हमको पता होना चाहिए गालक की परिभाषा क्या थी। तो एनोड पंख या एनोड किच किसको बोलते हैं, एनोड के नीचे एक तरीके अशुद्धियों को एनोड के नीचे एकत्रित अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं। ये परिभाषा है, एनोड के नीचे एकत्रित अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं। तो जहां कहीं पर भी मिलेगा अपन को कि अशुद्धियां होती जो एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं, अशुद्ध धातु एनोड के नीचे आ जाएगी, शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाएगी, इस तरह की बात आएगी इस जगह, तब अपन को लिखना पड़ेगी अशुद्धियां एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती। तो एनोड के नीचे जो अशुद्धियां एकत्रित हो गई इनका क्या नाम होता है, एनोड पंख नाम होता है। जब भी धातु का शुद्धिकरण होगा और एनोड के नीचे जो अशुद्धियां आएंगी उनको अपन अशुद्धियां नहीं बोलेंगे, इनको अपन बोलेंगे एनोड पंख या एनोड किच के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आपका गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट या इसको बोलते हैं यश दलेपन, या तो इसको गैल्वेनिक करंट बोलो या इसको यश दलेपन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है गैल्वेनिक करंट, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे
गैल्वेनीकरण कहते हैं। यह परिभाषा होती है गैल्वेनीकरण। क्या लोहा होता है, लोहे को जब नमी और पानी हवा में खुला छोड़ देंगे, ऊपर से लोहे पर पानी डाल देंगे, तो थोड़े समय बाद में लोहे पर एक लाल लाल हल्के लाल लाल रंग की परत जम जाती है, जो फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, या साधारण भाषा में जिसको जंग बोलते हैं। या तो फेरस ऑक्साइड बोलेंगे या फिर इसको जंग बोलेंगे, तो जंग लग जाएगा। तो लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, इस पर जस्ते की परत छटा दी जाती है, जिसके कारण इस पर जंग नहीं लगता है। तो लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत छटाई जाती है। जो जस्ते की परत छटाई जाती है उसका नाम होता है क्या, गैल्वेनीकरण, या यस दलेपन के नाम से उनको जाना जाता है। अगला जो पॉइंट आएगा आपका, वो आएगा आपका धातु कर्म का, और यहां से बोर्ड में प्रश्न आता है। धातु कर्म किसे कहते हैं, धातु कर्म के विभिन्न पद कौन कौन से होते हैं, यहाँ से बड़ा प्रश्न आता है बोर्ड में। और हर बार तक जब ये पाठ होता है 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है यहाँ से। धातु कर्म की परिभाषा, धातु कर्म के पद, और हर पद का अपना वर्णन करेंगे, और इसमें एक जातुन दिया है जो चित्त से समझना पड़ेगा, यही से लगभग प्रश्न निकलता है बोर्ड में। तो धातु कर्म की परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले धातु कर्म की परिभाषा लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु मल कहते हैं। यह परिभाषा हुई। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अब बात यहां पर यह आई, अयस्क है, अभी बात है खनिज होता है जो जमीन से निकाला जाता है, उस खनिज में से वो खनिज हटेंगे अपन जिनसे धातु शुद्ध और कम खर्चे से प्राप्त की जाती है, उसको अयस्क बोलेंगे। अब उस अयस्क में यह तो है नहीं कि खनिज को निकाल लिया उसमें ऐसे छांट दिया, जैसे आपका वो होता है कॉपर का CuSO4S2, कॉपर का ऐसे होता है। अब यह तो नहीं इनमें से कॉपर है, यह सीधा निकाल दिया, जमीन से निकाला, उसको खोदा, तांबा आया, और जो भी अशुद्ध पदार्थ उसको बाहर निकाल दिया और तांबे को अलग ले दिया। लोहे को निकाला, लोहे का ऐसे निकाला, PSO4 निकाला, फिर हेमेटाइट बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, अतः समझ गया आदमी, ऐसे ना होते। तो अपन हेमेटाइट में से लोहा निकालेंगे, तो ये तो नहीं कि हेमेटाइट को जमीन से खोदा, हेमेटाइट आ गया, हेमेटाइट में से लोहा छांट दिया उसको और बाकी पदार्थों को अलग छोड़ दिया। एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि काफी लंबी प्रक्रिया होती है। जमीन से जो ऐसे निकाला जाता है उसमें अशुद्धियां मिली होती है, वो अशुद्धियां उस ऐसे का पीछा नहीं छोड़ती। ये नहीं कि अपन उसको अलग कर लेंगे, धो करके अलग कर लेंगे, किसी रासायनिक या कोई भौतिक विधि के द्वारा अलग कर लेंगे। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद उसके ऐसे में से वो शुद्ध धातु प्राप्त होती है। वो तेल वाली बात होती है, तेल को जमीन से निकाला और जमीन से निकालते तेल उपयोगी थोड़ा बन जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। और पीछे परीक्षण करने के लिए कितनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया, कितनी पदार्थ बाहर आते हैं, कौन सा पदार्थ कितनी टेम्परेचर होता है, कौन सा पदार्थ कितनी टेम्परेचर बाहर निकलता है, तब जाके अपन को उपयोग योग्य तेल वो काम में आता है। बस जमीन के तेल के कुएं से तेल को निकाल दिया, अब निकालते ही इसका उपयोग थोड़ा होने लग जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। और शुद्धिकरण करने की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, इसलिए तो काफी महंगा पड़ता है। जमीन से तो खोद कर निकाले काफी सस्ता हो जाता है, सिर्फ पंप करके बाहर तो निकालना पड़ता है, लेकिन महंगा क्यों होता है? उनकी जो प्रक्रिया होती है शुद्ध करने की, उस पर ज्यादा खर्चा आता है। तो यही बात उनका होता है, एल्यूमिनियम होता है, इसका एक्स का नाम एल्यूमिना होता है। उस एल्यूमिना ये नहीं जमीन से निकाल लिया और इसका उपयोग करने लगे,
इसमें से एल्यूमिनियम निकालेंगे तो जो अलग अलग पदार्थ मिले हुए हैं उसको बाहर निकालने की लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया का नाम होता है धातुकरण। और इसकी परिभाषा में लिया गया कि अयस्क में से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुकरण कहते हैं। धातुकरण, अयस्क में से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुकरण कहते हैं। अब आगे बात है कि धातुकरण के कौन कौन से पद होते हैं। अयस्क में से शुद्ध धातु प्राप्त करने के कितने पद होते हैं। अब बात करेंगे धातुकरण के पद। धातुकरण के पद, पहला जो पद होगा वो होगा चूर्णीकरण। चूर्णीकरण। दूसरा जो पद होगा वो होगा आपका सांद्रण। तीसरा जो पद होगा वो होगा आपका निस्तापन एवं वर्जन। चौथा जो पद होगा आपका वो होगा प्रगलन। और 5 का जो होगा वो होगा शुद्धिकरण। तब जाके आपको धातु मिलेगी। पहला चूर्णीकरण, 5 पद होते हैं। अयस्क में से शुद्ध धातु प्राप्त करने के 5 पदों में से गुजरना पड़ेगा, तब जाके अपन को शुद्ध धातु प्राप्त होगी। वो भी 100% नहीं होगी। वो आगे बात आएगी कितनी परसेंट शुद्ध धातु प्राप्त होती है, कितनी इसमें शुद्धि होती। तो पहला पद है चूर्णीकरण का, दूसरा सांद्रण का, तीसरा निस्तापन वर्जन का, चौथा है प्रगलन का और 5 का क्या है शुद्धिकरण का। अब हम पहला पद है कि चूर्णीकरण का पद क्या होता है। चूर्णीकरण का क्या होता है। नाम चूर्णीकरण है, बहुत सरल सी भाषा है। क्या बताइए अपन, खानों से निकाले गए अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इनका चूर्ण बना लिया जाता है। इसे चूर्णीकरण कहते हैं। ये चूर्णीकरण होता है। क्या खोद करके निकालिए खनिजों को, तो खानों से निकाले गए ऐसे के बड़े बड़े टुकड़े खानों से जब निकालते हैं तो बड़े बड़े चट्टानों के रूप, बड़ी बड़ी शिलाओं के रूप में ऐसे होते हैं। जैसे तांबा निकालेंगे तो तांबे की बड़ी बड़ी शीलें होती है, खानों से निकालता है। फिर क्या करेंगे, उन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करेंगे, पहले इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं तोड़ करके, और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या बना लिया जाता है, चूर्ण बना लिया जाता है। इसको बोलते हैं चूर्णीकरण की क्रिया। तो खानों से निकाले गए ऐसे के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं, फिर इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, चूर्ण बना लिया जाता है। अब ये तो है नहीं कि खानों से बड़े बड़े टुकड़े निकाले, फिर इनके छोटे छोटे टुकड़े तोड़े, टुकड़ों को रखते हैं, इसका चूर्ण बन गया। ये तो चूर्णीकरण की प्रक्रिया होती है। यहाँ से प्रश्न आएगा छोटा सा, चूर्णीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो एक विशेष प्रकार की मील होती है। यह आपको बता दिए विशेष प्रकार की ओखली होती है। ओखली विशेष प्रकार की है कि ओखली होती है। इस ओखली का नाम होता है क्या, स्टेम मिल। इस ओखली का नाम होता है स्टेम मिल।
टुकड़े होते हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों को इसे विशेष प्रकार की ओखली जिसको स्टेन मील बोलते हैं, इसमें इसको डाल दिया जाता है। डाल करके बिजली से चलने वाली भी ओखली होती है, ये बिजली से चलने वाली ओखली होती है, उस स्टेन मील में उसको टुकड़ों को डाल देंगे। डाल करके क्या करेंगे, ऊपर से मूसली की चोट पड़ेगी, मूसली की चोट पड़ेगी तो छोटे छोटे टुकड़े वो किस में बदल जाएंगे, चूर्ण में बदल जाएंगे। इसलिए इसको चूर्णीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ये चूर्णीकरण की प्रक्रिया स्टेन मिल में की जाती है। तो यहाँ पे चूर्णीकरण की प्रक्रिया किस ओखली में की जाती है, स्टेन मिल में की जाती है।